चैनल जेके ट्यूटोरियल। आज हम करेंगे क्लास 8 की साइंस का चैप्टर 15 दैट इज सम नेचुरल फिनोमेना। लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पे न्यू है, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं सम नेचुरल फिनोमेना। तो क्लास 7 में आपने पढ़ा था विंड, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स के बारे में। विंड कैसे बनती हैं, स्टॉर्म कैसे बनते हैं, साइक्लोन कैसे बनते हैं। और आपने ये भी देखा था कि साइक्लोन जो है वो कारण होते हैं, उसके कारण क्या होता है, साइक्लोन्स के कारण बहुत ज़्यादा डैमेज, नुकसान होता है ह्यूमन लाइफ का और प्रॉपर्टी का। आपने ये भी पढ़ा था कि हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं इस डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस से कुछ हद तक। मींस अगर साइक्लोन्स वगैरह आ जाए तो कुछ हद तक हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं खुद को। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे 2 अदर डिस्ट्रक्टिव नेचुरल फिनोमेना। ये जैसे आपका साइक्लोन भी एक नेचुरल प्रोसेस है ना, डिस्ट्रक्टिव है, ये नुकसान होता है, इससे डैमेज होता है। उसी तरह हम और 2 डिस्ट्रक्टिव नेचुरल फिनोमेना के बारे में यहाँ पर स्टडी करेंगे। वो है आपका लाइटनिंग एंड अर्थक्वेक। ठीक है, तो आज हम यहीं पे लाइटनिंग के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कौन से स्टेप हैं जिससे हम कम कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं डिस्ट्रक्शन जो इन प्रोसेस के द्वारा होती है। तो सबसे पहले है आपका लाइटनिंग। तो आपने देखा होगा कि स्पार्क्स होते हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं ना लाइट वाले, जिसमें से लाइट करंट आपके घरों तक पहुंचती है लाइट। ठीक है, तो वहाँ पे कई बार स्पार्क्स देखे होंगे इलेक्ट्रिक पोल पे, जब वायर्स क्या हो जाती है, लूज़ हो जाती हैं, तो आपस में टच करती हैं, तो उसके कारण क्या हो जाता है, उसमें से स्पार्क्स प्रोड्यूस होते हैं। ये फिनोमेना तो जो है वो कॉमन होता है जब विंड वगैरह आती है, तूफान वगैरह आती हैं, वायर्स आपस में टच होती हैं, या वायर शेक हो रही हूँ तब भी उनमें ये स्पार्क आते हैं। तो आपने देखा होगा ये स्पार्क्स जो हैं, ये आपने तब भी देखा होगा जब आपका प्लग जो है घरों में अगर लूज़ हो, जब आप प्लग लगाते हो ना सॉकेट के अंदर, अगर वहाँ पे भी लूज़ हो, ये स्पार्क ऐसे आपको वहाँ पे भी दिखते हैं। उसी तरह लाइटनिंग भी एक इलेक्ट्रिक स्पार्क है। ठीक है, लेकिन वो छोटा स्पार्क नहीं है, वो बहुत ह्यूज स्केल का, मीन्स बहुत बड़ा क्या है, स्पार्क है, इलेक्ट्रिक स्पार्क है। मीन्स वहाँ पे भी आपको स्पार्क की तरह दिखती है। लाइटनिंग का भी ऐसे फ्लैश सी आती है, स्पार्क जो आपके वायर्स में होते हैं, जो आपके प्लग में होते हैं, वहाँ पे भी आपको लाइट की फ्लैश सी दिखती है। लेकिन सिर्फ डिफरेंट ये है कि ये जो लाइटनिंग है ये नेचुरली होती है, और इसका इलेक्ट्रिक स्पार्क जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। एंशियंट टाइम, जो पुराना टाइम था, तो लोगों को नहीं पता था, उनको नहीं पता था कारण कि इनके क्या कारण है इन स्पार्क्स का। तो इसीलिए जो पुराने टाइम पे जब ये स्पार्क्स वगैरह होते थे, लाइटनिंग होती थी ना, तो उस टाइम पे लोग बहुत अफ्रेड होते थे, डर जाते थे। वो सोचते थे कि ये कोई भगवान का वो क्या है, अभिशाप है। ठीक है, भगवान आ रहा है, उनको उन पे कोई गुस्सा है भगवान, इसीलिए क्या हो रहा है, ये लाइटनिंग हो रही है। तो ऑफ कोर्स अब हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि लाइटनिंग जो है वो भगवान का अभिशाप नहीं है, कोई उनका गुस्सा नहीं है। वो कैसे प्रोड्यूस होता है, एक्युमुलेशन ऑफ चार्ज इन द क्लाउड। जब आपके क्लाउड्स में क्या होता है, चार्ज प्रोड्यूस होते हैं, उनके कारण आपकी क्या होती है, लाइटनिंग होती है। अब मुझे ये बताइए, जब ये आपकी वायर्स होती हैं, जब प्लग होते हैं, तो उसमें भी तो आपका क्या होता है, चार्ज ही तो फ्लो कर रहे होते हैं। जस्ट उनमें क्या हो जाता है, कहीं पे लीकेज हो जाती है तो आपके चार्ज की स्पार्कलिंग फॉर्म में आ जाते हैं। उसी मीन्स टकराना, जैसे वायर्स आपस में टकराती हैं तो स्पार्क प्रोड्यूस होता है। उसी तरह यहाँ पे क्लाउड में भी क्या होता है, चार्ज प्रोड्यूस होते हैं। इसलिए हमें डरना नहीं चाहिए लाइटनिंग से, बल्कि हमें क्या करना चाहिए, प्रिकॉशन लेने चाहिए, खुद को बचाना चाहिए कि कैसे हम इन डेडली स्पार्क से बच सकते हैं। क्योंकि ये जस्ट फ्लैश नहीं होती, अगर आपके प्लग में थोड़ी सी स्पार्क आ रहा है, वायर्स में आ रहा है, तो आप कितने डर जाते हो, आप दूर जाते हो। उसी तरह आपने लाइटनिंग से भी खुद को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, ये जो स्पार्क्स प्रोड्यूस होते हैं लाइटनिंग के द्वारा, ग्रीक्स लोग उनके बारे में क्या जानते थे, आपको पता है, ग्रीक्स में ही सब, मतलब आपकी ज़्यादातर जो है नॉलेज है उसमें ग्रीक के बारे में बड़ा बताया जाता है कि ग्रीक में ऐसा था वैसा था। उसी तरह स्पार्क के बारे में ग्रीक में क्या चलता था। तो जो एंशियंट पुराना ग्रीक था, एज न्यू एज अर्लीस्ट 600 BC की बात कर रहे हैं, व्हेन एम्बर इज़ ए काइंड ऑफ रेजिन। जो एम्बर जो होता है, ये एक राइजिन का क्या है, टाइप होता है। जब उसको आप रब करते हो फर के साथ, फर तो आपको पता है फर क्या होते हैं, ठीक है, किसी के हेयर भी जो होते हैं फर की तरह ही होते हैं एनिमल्स के। तो वो अट्रैक्ट करता है ऑब्जेक्ट को, जैसे सच एज हेयर, जैसे हमारे हेयर भी। सिंपल आपको मैंने ये इलेक्ट्रिक स्टैटिक वो करवाया हुआ है कॉन्टैक्ट फोर्स में। जब आप स्केल को रब करते हो हेड के ऊपर, उसके बाद आप किसी पेपर के पीसेस लेते हो, तो अगर उसके ऊपर आप स्केल को घुमाते हो तो वो क्या होते हैं, हिलना शुरू हो जाते हैं। मीन्स वहाँ पे भी इलेक्ट्रिक स्टैटिक जो फोर्स है वो वहाँ पे प्रोड्यूस होती है, जिसके कारण पेपर जो होते हैं अट्रैक्ट होते हैं। सेम यहाँ पे बताया गया है।
तो आपने देखा है कि जब वूलन जो कपड़े होते हैं या पॉलिस्टर के क्लॉथ होते हैं, ठीक है, तो योर हेयर स्टैंड्स ऑन हेयर। देखते हैं आपके जब आपके पास से वो आप लेते हो ना, तो आपके जो बॉडी के जो हेयर है ना वो एकदम खड़े हो जाते हैं। इफ़ यू टेक ऑफ दीज क्लोथ्स इन द डार्क, तो अगर आप इन्हीं कपड़ों को डार्क में देखोगे तो आपको कई बार वहाँ पे स्पार्क प्रोड्यूस होता है, कभी ब्लैंकेट में, और आपने सुना होगा क्रैकिंग साउंड भी कई बार प्रोड्यूस होती है। मीन्स सर्दियों के दिनों में जब आप ये ब्लैंकेट वगैरह जो वुलन क्लॉथ लेते हो, तो इनमें से भी आपने देखा होगा कहीं डार्क में लेके जाओगे तो इनमें से स्पार्क प्रोड्यूस होता है और क्रैकिंग साउंड भी आती है। तो 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये शो किया कि लाइटनिंग और जो है वो भी स्पार्क है जो कहाँ से प्रोड्यूस होती है, हमारे क्लॉथ से भी आमतौर से प्रोड्यूस होती है। लाइटनिंग भी इसी तरह की एक प्रोसेस है। जैसे कि स्पार्क हमारे ये वुलन क्लॉथ से प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसी तरह लाइटनिंग भी सेम प्रोसेस है। लेकिन ये जानते जानते 2000 साल लग गए इस चीज़ को रियलाइज़ करते हुए। कितना टाइम लग गया इसको? 2000 ईयर्स लग गए इस चीज़ को जानते जानते कि लाइटनिंग भी क्या है, एक प्रोसेस है। जैसे कि बाकी स्पार्क्स प्रोड्यूस होते हैं, वैसे ही लाइटनिंग भी एक स्पार्क है। अब हम यहाँ पे स्टडी करेंगे कुछ प्रॉपर्टीज़ आपकी इलेक्ट्रिक चार्जेस की, और साथ में हम देखेंगे कि कैसे ये रिलेटेड हैं लाइटनिंग इन द स्काई। जो लाइटनिंग होती है स्काई में, उनके साथ ये प्रॉपर्टीज़ कैसे रिलेटेड हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे नेचर किसका, इलेक्ट्रिक चार्ज का। लेकिन सबसे पहले हमें याद करना है कि हमें यहाँ पे व्हाट यू माइट हैव प्लेड एज ए गेम। तो आपने याद कीजिए कि एक गेम की तरह आप करते थे। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि अगर आप रब करते हो प्लास्टिक स्केल को अपने ड्राई हेयर पे, तो स्केल जो है वो अट्रैक्ट करता है स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर। मैंने अभी भी आपको बताया, ये भी वही एक गेम जो है, ये भी एक एक्टिविटी है जिससे पता चलता है कि स्पार्क जो है वो प्रोड्यूस होता है। मीन्स चार्ज जो है, कोई भी बॉडी है वो चार्ज होती है रब करने से। स्केल को हमने हेड पे रब किया ड्राई हेयर पे, तो उसमें चार्ज प्रोड्यूस हुआ। यही हमारा सब टॉपिक है, चार्जिंग बाय रबिंग। एक यूज्ड बॉल पेन रिफल ले लीजिए और रब कीजिए उसे पीस ऑफ पॉलिथीन के साथ। उसके बाद आपने क्या करना है, उसको किसके पास लेके आना है, कुछ छोटे छोटे पेपर के पीसेस लेने हैं। याद रखें, आपने टच नहीं करना है उसके रबर एंड को, जो रिफिल का रब वाला किया हुआ एंड है ना, उसे आपने टच नहीं करना है पीसेस के साथ, ठीक है। तो रिपीट करनी है अपने ये एक्टिविटी स्मॉल पीसेस किसके, ड्राई लीफ के, सूखे पत्ते होते हैं उनके साथ भी कर सकते हैं आप, ठीक है। मस्टर्ड सीड्स के साथ कर सकते हैं, और अपनी ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करनी है कि क्या हुआ। तो जब आप प्लास्टिक रिफिल को रब करेंगे पॉलिथीन के साथ, तो उस पर कोई ना कोई चार्ज जो है वो प्रोड्यूस होगा ही होगा। सिमिलरली जब प्लास्टिक कॉम जो हम रब करते हैं आपके ड्राई हेयर में, तो उसमें भी कोई ना कोई छोटा सा चार्ज आता ही आता है। ये ऑब्जेक्ट जो होते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं चार्ज ऑब्जेक्ट। जब भी मीन्स किसी चीज़ को किसी पे रब करने से उसमें कोई चार्ज प्रोड्यूस हो जाए, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं चार्ज ऑब्जेक्ट। तो जो प्रोसेस होती है चार्ज करने की, रिफिल या प्लास्टिक कॉम या को पॉलिथीन के साथ या हेयर के साथ, ये भी क्या हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं। मीन्स रिफिल भी चार्ज हो जाएगा आपका, प्लास्टिक कॉम भी चार्ज हो जाएगा। चलिए कोशिश करते हैं, ट्राई करेंगे कि चार्ज कैसे होते हैं कुछ और भी ऑब्जेक्ट जो आपके लिए फैमिली जिनके बारे में आप जानते हो, वो कैसे चार्ज होते हैं। तो इसी से रिलेटेड हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ चार्ज और उनकी इंट्रैक्शन। तो हम सिलेक्ट करेंगे कुछ ऑब्जेक्ट जो है आपके टेबल 15.1 से नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बताया गया है, रिफिल, बैलून, इरेजर या स्टील का स्पून। इनमें से कोई ऑब्जेक्ट लेंगे। जैसे कि आपने क्या करना है, दो बैलून को फुलाना है, उन्हें लटकाना है इस तरीके से कि वो एक दूसरे के साथ टच ना करें, और रब कीजिए दोनों बैलून को किसके साथ, वूलन क्लॉथ के साथ, और उन्हें छोड़ दीजिए। आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। याद रखिए इन बैलून्स को आपने क्या किया है, दूर छोड़ा है, लेकिन आपने रब किया है इन्हें वूलन क्लॉथ के साथ। अब रिपीट करनी है एक्टिविटी, यही सेम टू सेम अपने पेन के रिफिल के साथ जो आपने यूज़ किया है। रब करना है एक रिफिल को पॉलिथीन के साथ, और उसे रख देना है एक ग्लास टम्बलर में, यूजिंग टम्बलर एज ए स्टैंड। टम्बलर को कैसे एज ए स्टैंड का काम करना है, ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया है फिगर में इस तरह से। अब आपने क्या करना है, एक और रिफिल लेना है, उसको रब करना है अपने पॉलिथीन के साथ, और उसको जो पहले वाला चार्ज रिफिल है ना उसी के पास छोड़ देना है। लेकिन याद रखिए वो टच नहीं होने चाहिए, उनके चार्ज एंड जो हैं वो टच नहीं होना चाहिए। तो क्या कोई इफ़ेक्ट हुआ रिफिल में, उस टम्बलर में, जो आपने टम्बलर में रिफिल रखा है उनमें कोई इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ? क्या उन दोनों ने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया या रिपेल किया? इस एक्टिविटी से हम क्या देखते हैं
कि वो ऑब्जेक्ट पास आते हैं जो सेम मटेरियल के बने हों। जैसे कि ये रिफल आपके सेम मटेरियल के बने हुए हैं, तो रब करने के बाद जब ये चार्ज हो जाएंगे जो, तो ये आप क्या हो जाते हैं, आस पास आ जाते हैं, एक दूसरे के पास आ जाते हैं। और क्या होगा अगर चार्ज ऑब्जेक्ट जो होंगे वो डिफरेंट मटेरियल के बने हों, जैसे कि आपका बैलून और स्केल है, तो जब आप इन्हें लाएंगे एक दूसरे के पास लाएंगे तो क्या होगा, उसके लिए आपने क्या करना है, रब करना रिफिल को, उससे रख देना ग्लास टम्बलर में जैसे कि आपने पहले रखा था। और एक फुलाया हुआ बैलून लेना है, चार्ज बैलून, उसको भी अपने रब करना है कॉटन क्लॉथ के साथ और उसको लाना है रिफिल के पास। तो क्या होगा, देखिए याद रखिए इन ऑब्जर्वेशन को, जो चार्ज बैलून है वो रिपेल करेगा चार्ज बैलून को। ठीक है, जब दोनों सेम, क्योंकि दोनों क्या हैं, मैंने बोला था लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं एक दूसरे को। दोनों चार्ज जो हैं वो बैलून ही हैं, उन पर सेम चार्ज जो है वो आया होगा, इसलिए वो दोनों क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। उसी तरह दोनों रिफिल जो हैं वो सेम क्वालिटी के बने हुए हैं, जब आप उन्हें पास रखोगे वो रिपेल करेंगे, क्योंकि उन दोनों पे भी सेम चार्ज प्रोड्यूस हुआ होगा। लेकिन अब जब चार्ज बैलून को चार्ज रिफिल के पास लाएंगे, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि हो सकता है किसी एक पे पॉजिटिव चार्ज हो, किसी दूसरे पे नेगेटिव चार्ज हो, तो वो क्या होता है, अट्रैक्ट करेगा। क्योंकि ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि अनलाइक चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और जो लाइक चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो क्या ये इंडिकेट करता है कि जो चार्ज है बैलून पे वो डिफरेंट काइंड का है एज कम्पेरिजन टू चार्ज ऑन द रिफिल। तो क्या हम यहाँ पे कह सकते हैं कि दो टाइप के चार्जेस होते हैं, क्या हम ये कह सकते हैं कि जो चार्ज होते हैं सेम काइंड के वो रिपेल करते हैं, और चार्ज होते हैं डिफरेंट काइंड के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो हाँ, हम ये चीज़ें कह सकते हैं। हम कह सकते हैं कि बैलून पे कोई अलग चार्ज था, रिफिल पे कोई अलग चार्ज था। हो सकता है बैलून पे पॉजिटिव हो, रिफिल पे नेगेटिव हो सकता है बैलून पे नेगेटिव हो या रिफिल पे पॉजिटिव हो। तो और ये भी सेम है कि अगर सेम चार्ज होंगे मीन्स पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव नेगेटिव होंगे, वो अट्रैक्ट रिपेल करेंगे, और नेगेटिव पॉजिटिव या पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो ये कन्वेंशन है इसलिए हम चार्ज कहते हैं, जो एक्वायर होता है आपके ग्लास रड के द्वारा, जब उसको रब करते हैं सिल्क से तो वो पॉजिटिव होता है। इसी को यूज़ करके हमने बताया ना कि बोलते हैं कि ग्लास रड को जब हम रब करते हैं सिल्क के साथ, उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। अदर काइंड जो है वो कौन सा होता है आपका, नेगेटिव। तो दो ही टाइप के चार्ज होते हैं आपके, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा, जब आप चार्ज रॉड को लाते हैं किसके पास, चार्ज प्लास्टिक स्ट्रा, प्लास्टिक का पीस जो रब किया गया हो पॉलिथीन के साथ, वो अट्रैक्शन होगी उनके बीच में। तो इसका मीन्स जो प्लास्टिक स्ट्रा है उसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, वहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो है वो आया होगा। जो इलेक्ट्रिक चार्ज जो जनरेट होते हैं रबिंग से, वो स्टैटिक होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, वो मूव नहीं कर सकते एक जगह से दूसरी जगह। जब चार्ज मूव करते हैं तो वो प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिक करंट, जो कि ऑलरेडी हम चैप्टर 14 में डिस्कस कर चुके हैं। जब मूवमेंट होती है चार्जेस की तो आपका इलेक्ट्रिक करंट जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो करंट जो है सर्किट में, जिसके कारण बल्ब ग्लो होता है, या करंट जो होता है उसके कारण वायर जो है, जिस वायर में से वो पास हो रही है वो गर्म हो जाती है, वो और कुछ नहीं है बल्कि मोशन है चार्जेस की। मीन्स वो मूवमेंट होती है चार्जेस की, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको चैप्टर 14 में भी समझाया था। जब इनकी मूवमेंट होती है, पॉजिटिव नेगेटिव की साइड जाता है, जब नेगेटिव पॉजिटिव की साइड जाता है एक सर्किट के अंदर, तो वहाँ से करंट जो है वो फ्लो करता है। अब नेक्स्ट हमारा सब टॉपिक है ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज। ट्रांसफ़र क्या, चार्ज जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होते हैं। इसके लिए आपको एक एक्टिविटी दी गई है, आप एक खाली जैम की बॉटल लीजिए, कुछ पीस लीजिए कार्डबोर्ड के, और से जो इसका साइज़ क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए एज़ कम्पेरिजन टू माउथ ऑफ द बॉटल। जो बॉटल का माउथ है उसके साइज़ से बड़ा होना चाहिए। अब आपने क्या करना है, एक होल बनाना है उसमें इस तरह से कि जो मेटल पेपर क्लिप है वो उसमें हम इंसर्ट कर सकें, पुट मतलब फिट कर सकें। और ओपन कीजिए पेपर क्लिप, जैसा कि फिगर अभी हम देखेंगे वहाँ पे शो की गई है। उसके बाद आपने 2 स्ट्रिप लेनी है एल्युमिनियम फॉयल की। मेन साइज़ उनका और लेंथ इंटू ब्रेड्थ आपको बताया गया है, 4 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर तो हो। वो क्या करना है, लटका देना है इन पेपर क्लिप को, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। उसके बाद इन पेपर की क्लिप को क्या करना है, इंसर्ट कर देना है कार्डबोर्ड की लिड में, ताकि ये परपेंडिकुलर हो उसके ऊपर। फिर आपने क्या करना है, चार्ज या रिफिल, कैसे चार्ज करना है, रिफिल को रब कीजिए पॉलिथीन के साथ, और टच करना है किसके साथ, एंड ऑफ द पेपर क्लिप के साथ। ऑब्जर्व कीजिए क्या होगा, क्या कोई इफेक्ट हुआ फॉयल स्ट्रिप्स पे, क्या वो रिपेल किए या अट्रैक्ट किए। ये देखिए आपको दिखाया गया है ना जैम, ये जैम की बॉटल है यहाँ पे। ये देखिए बीच में वायर के साथ आपकी 2 पेपर स्ट्रिप्स लगाई गई हैं यहाँ पे,
और ये रिफ़िल है, आपने वायर के साथ आगे रख रहे हैं इसको, तो आप क्या कर रहे हो, रिफ़िल से देख रहे हो कि कोई अट्रैक्शन या रिपल्शन हो रही है या नहीं हो रही। तो क्या ये apparatus जो है वो यूज़ कर सकते हैं हम ये डिटेक्ट करने के लिए कि बॉडी, कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट वो चार्ज है या नहीं है। क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि क्यों फॉयल स्ट्रिप्स ने एक दूसरे को रिपेल किया? ये जो फॉयल स्ट्रिप्स ली है हमने, इन्होंने एक दूसरे को रिपेल क्यों किया? देखिए, ये जो आपकी फॉयल स्ट्रिप थी ना, इनको चार्ज कहाँ से मिल रहा है? रिफ़िल से। ठीक है, जो हमने रिफ़िल ला रहे हैं ना, चार्ज रिफ़िल, वहाँ से चार्ज आ रहा है इस पेपर क्लिप्स में। ठीक है, और याद रखिए ये क्या होते हैं आपके एल्युमिनियम फॉयल क्या होती हैं, गुड कंडक्टर होती हैं इलेक्ट्रिसिटी के। जो स्ट्रिप हैं वो कैरी करेंगे सेम चार्ज, तो सेम चार्ज होने के कारण उनमें क्या हो रही है, रिपल्शन हो रही है, वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। ऐसे डिवाइस को हम यूज़ कर सकते हैं टेस्ट करने के लिए कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो उसके अंदर चार्ज है या नहीं है। इसलिए इस डिवाइस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप। मीन्स वो डिवाइस जिसको यूज़ किया जाता है ये चेक करने के लिए कि किसी ऑब्जेक्ट के अंदर चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो चार्ज है या नहीं है, ये जानने के लिए जिस डिवाइस का हम यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। तो हम यहाँ पे मतलब फाइंड कर लिया कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो ट्रांसफ़र होता है चार्ज बॉडी से दूसरे मेटल कंडक्टर में। आपकी वायर से प्रोड्यूस हुआ है, आपका मतलब स्केल था वो, आपका क्या सॉरी रिफिल था, वो चार्ज था, उससे वायर से आपका चार्ज ट्रांसफ़र होके कहाँ पे पहुँच गया, एल्युमिनियम फॉयल तक। तो टच कीजिए एंड जो है पेपर क्लिप का जेंटली, किसके साथ, हाथ के साथ। तो क्या आपको कोई चेंज दिखाई दिया फॉयल स्ट्रिप में? क्या वो अपने ओरिजिनल स्टेट में आ गए? रिपीट कीजिए, चार्ज कीजिए फॉयल स्ट्रिप को, टच कीजिए पेपर क्लिप को। हर टाइम आप फाइंड करेंगे कि फॉयल स्ट्रिप जो हैं वो कोलैप्स कर रही हैं जब आप उन्हें टच करते हो पेपर क्लिप के साथ, अपने हाथ के साथ। क्यों? रीज़न ये है कि जो फॉयल स्ट्रिप है वो लूज़ हो जाता है उनका चार्ज जब आपकी बॉडी के साथ वो टच होते हैं। मीन्स वो चार्ज जो है, वो जो उसके अंदर चार्ज जो ट्रांसफ़र हो रहा था वो उस टाइम पे ख़त्म हो जाता। तो हम कह सकते हैं कि उस टाइम पे जब हम टच करते हैं उन्हें तो फॉयल स्ट्रिप्स जो हैं वो डिस्चार्ज हो जाते हैं, उस टाइम पे उनमें चार्ज नहीं होता। और ये जो प्रोसेस होती है ट्रांसफ़र करने की चार्ज, एक चार्ज ऑब्जेक्ट से किसको, अर्थ को, उसे हम कहते हैं अर्थिंग। आप बोलोगे अर्थ को कैसे हम कर रहे हैं? जब आप उसे पकड़ रहे हो, जो आप में चार्ज ट्रांसफ़र होगा वो डायरेक्टली आपके फीट कहाँ पे हैं, आपके अर्थ पे हैं, तो आपका वो सारा चार्ज कहाँ पे जा रहा है, अर्थ में जा रहा है। इसीलिए इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, अर्थिंग। अर्थिंग हम प्रोवाइड की गई होती है बिल्डिंग को ताकि इनको प्रोटेक्ट किया जा सके इलेक्ट्रिक शॉक से, जब भी कोई लीकेज हो जाए इलेक्ट्रिक करंट की। आपने सुना होगा हमने अर्थिंग की है, हमने करंट की अर्थिंग की है, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। ये अर्थिंग यही होती है कि ट्रांसफ़र किया जाता है सारा का सारा चार्ज कहाँ पे, अर्थ में। तो स्टोरी क्या है लाइटनिंग की, ये पॉसिबल है एक्सप्लेन करना कि लाइटनिंग जो है वो क्या है, चार्ज है। जो चार्ज प्रोड्यूस होते हैं रबिंग से, और रबिंग कहाँ पे होती है, ये रबिंग सारी कहाँ पे चलती है आपकी प्रोसेस, क्लाउड्स में। आपने ऑलरेडी क्लास 7 में भी देखा था कि ड्यूरिंग आपका डेवलपमेंट होती है जब थंडर स्टॉर्म की, तो एयर करंट मूव करते हैं अपवर्ड की साइड। जो हवा के द्वारा जो करंट प्रोड्यूस होता है वो ऊपर जाता है, जबकि वाटर ड्रॉपलेट आपके नीचे आ जाते हैं। ये जो मूवमेंट होती है जिसके कारण सेपरेशन होती है चार्जेस की, करंट ऊपर की साइड, हवा ऊपर की साइड जा रहा है, पानी नीचे की साइड आ रहा है। तो ये प्रोसेस जो है ये कम्प्लीटली हम ऐसे अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो कलेक्ट हो जाते हैं कहाँ पे, जो अपर एज होते हैं क्लाउड के। ये प्रोसेस आपकी होती है ना, एयर ऊपर और पानी नीचे, उस टाइम पे आपके पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे चले जाते हैं, जो ऊपर वाला पार्ट होता है क्लाउड का, और नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आ जाते हैं, नीचे वाले कोने में। तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन में ट्रांसफ़र हुआ पॉजिटिव चार्ज का ग्राउंड के पास। ठीक है, यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज कहाँ पहुँच जाते हैं बाद में, ग्राउंड के पास। तो जब मैग्नीट्यूड होता है इन चार्जेस का वो बहुत ज़्यादा होता है। एयर जो नॉर्मली क्या है, पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास नहीं होती, इसलिए वो इनका फ़्लो जो है वो रोक नहीं पाती। मैंने बताया ना, ऊपर क्लाउड के ऊपर क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज हो जाता है अपर एज पे क्लाउड के, और नेगेटिव चार्ज कहाँ चला जाता है, नीचे वाले एज पे। तो जब ये आपस में टकराते हैं, जब करंट प्रोड्यूस होती है ना, क्लाउड आपस में टकराते हैं, तो करंट प्रोड्यूस होकर आता कहाँ पे है, एयर पे। ठीक है, लेकिन एयर तो इनको पास नहीं होने देगी, मीन्स एयर इनको रोक ही नहीं सकती। ठीक है, एयर के पास इतना है नहीं कि वो इनको रोकेगी। और नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जब आपस में मिल जाते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं बहुत बड़ी लाइट और साउंड। आपने देखा होगा जब लाइटनिंग होती है तब साउंड भी बहुत ज़ोर की होती है। तो हमने इसी दिखते हैं हमें क्या, ये स्पार्क से, स्टिक से दिखते हैं लाइटनिंग के। इस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज,
क्योंकि पहले उनमें चार्ज प्रोड्यूस हुआ, जब लाइटनिंग हो गई तो वो बॉडी क्या हो गई, डिस्चार्ज, क्योंकि लाइटनिंग कहाँ पे आ जाती है, अर्थ पे आ जाती है। उस टाइम पे ये इलेक्ट्रिकली क्या हो जाते हैं, डिस्चार्ज हो जाते हैं। याद रखिए इस प्रोसेस को। और ये जो प्रोसेस होती है ना आपकी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की, ये किसके बीच में होती है, दो या दो से ज़्यादा क्लाउड के बीच में, जहाँ क्लाउड और अर्थ के बीच में भी हो सकती है। अब हमें ये डरने की ज़रूरत नहीं है लाइटनिंग से, जैसे कि हमारे पूर्वज डरते थे। अब हमें समझ आ गई है कि बेसिक ये प्रोसेस क्या है। ये बादलों में जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो प्रोड्यूस होते हैं, जब बादल आपस में टकराते हैं तो वहाँ से ये लाइटनिंग प्रोड्यूस होती है। साइंटिस्ट ये कोशिश करते हैं इम्प्रूव करने की, इसे अच्छी तरह से समझने की, इसको कंट्रोल करने की। लेकिन लाइटनिंग जो स्ट्राइक है वो डिस्ट्रॉय करती है, आपको पता, लाइफ और प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। तो इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें क्या करनी चाहिए, प्रिकॉशन लेनी चाहिए पहले ही। जब भी हमें पता होना चाहिए कि लाइटनिंग होने वाली है, तो क्योंकि मोस्टली रेनी सीज़न में ऐसा होता है, तो हमें क्या करना चाहिए, प्रिकॉशन लेना चाहिए। अब कौन से हमें प्रिकॉशन लेनी चाहिए, जब लाइटनिंग या थंडरस्टॉर्म होती है तो कोई भी ओपन प्लेस जो है वो आपके लिए सेफ़ नहीं है। जैसे थंडर की आवाज़ आती है तो अलर्ट हो जाइए, चले जाइए सेफ़ प्लेस पे। जब आप सुनते हैं लास्ट बहुत बड़ा थंडरिंग आवाज़ आती है, बहुत बड़ा गरजता है, तो उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए, थोड़ी देर के लिए वेट कीजिए, उसके बाद जाइए सेफ़ प्लेस में। ऐसा नहीं कि बात बड़ी ज़ोर से गरजे और आप भागना शुरू हो जाएँ। देखिए, थोड़ी देर वेट कीजिए, उसके बाद सेफ़ प्लेस पे जाइए। फिर फाइंड कीजिए सेफ़ प्लेस, एक हाउस हो या बिल्डिंग है वो आपके लिए सेफ़ प्लेस है। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं कार या बस से, तो आप सेफ़ हैं उसके अंदर, उसकी विंडो और डोर जो है वो भी शट, बंद होनी चाहिए। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए जब थंडरस्टॉर्म हो। अगर आप बाहर हो, ओपन व्हीकल जैसे कि मोटर बाइक्स, ट्रैक्टर, कंस्ट्रक्शन मशीनरी, ओपन कार्स जो हैं वो आपके लिए सेफ़ नहीं है। ओपन फील्ड, लंबी लंबी ट्री, शेल्टर, पार्क जो होते हैं पार्क्स में, और ये भी आपके लिए ठीक नहीं है। यहाँ पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है लाइट की स्पार्क्स का। अगर आप एम्ब्रेला लेके जा रहे हैं तो आपका याद रखिए ये गुड आइडिया नहीं है जब आपके थंडरस्टॉर्म हो रहे हैं, क्योंकि आपने देखा है अम्ब्रेला भी आपका मेटल का बना हुआ होता है, जहाँ पे आपने हाथ से पकड़ा होता है। अगर आप जंगल में हैं तो आपने शेल्टर लेना छोटी ट्रीज़ के नीचे, बड़ी ट्रीज़ के नहीं, क्योंकि बड़ी ट्रीज़ जो हैं लाइटनिंग के कारण बड़ी बार टूट जाती हैं। अगर आपके पास कोई भी शेल्टर अवेलेबल नहीं है, आप किसी ओपन फील्ड में हैं, तो अब सभी जितनी भी ट्रीज़ हैं उनसे मोस्टली दूर ही चले जाइए। पोल्स वगैरह से हैं दूर चले जाइए। जो भी मेटल के ऑब्जेक्ट हैं उनसे दूर रहिए। ग्राउंड पे खड़े मत रहिए। आप क्या कीजिए, जितना लो हो सकते हैं ग्राउंड पे इतना हो जाइए। अपने हाथ जो है, देखिए यहाँ पे पिक्चर में दिखाया है, इस तरह से आप बैठ जाइए, खड़े तो होना नहीं है। अपने हैंड्स अपने नीज़ पे रख के इस तरह से हेड डाउन कर लीजिए अपने हैंड्स पे। ये जो पोजीशन है ये आपको इतना छोटा बना लेती है कि आप जो है टारगेट नहीं बन सकते लाइट का। ठीक है, तो अगर आप घरों के अंदर हैं तो लाइटनिंग किस पे अफेक्ट करती है, आपके टेलीफोन कार्ड्स पे, इलेक्ट्रिकल वायर्स पे, मेटल पाइप्स पे। तो इसलिए जब थंडरस्टॉर्म हो रही हो तो इन सभी चीज़ों से अपने अवॉइड करना चाहिए। सेफ़र है टू यूज़ मोबाइल फ़ोन्स एंड कॉर्डलेस फ़ोन, वो फ़ोन यूज़ कीजिए जिन पे वायर्स वगैरह नहीं होती। ये ठीक नहीं होगा कि आप उस टाइम पे कॉल करें पर्सन को, जो रिसीव करेगा आपका फ़ोन वो वायर के थ्रू उसको भी इफ़ेक्ट हो सकता है। मोस्टली देखा जाए तो फ़ोन वगैरह उस टाइम पे यूज़ भी मत कीजिए। बाथिंग मत कीजिए जब थंडरस्टॉर्म वगैरह हो रहा हो, क्योंकि आपने रनिंग वाटर के कॉन्टैक्ट में नहीं आना है। इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस जैसे कि आपके कंप्यूटर, टीवी जो है उनको भी अनप्लग कर दीजिए। इलेक्ट्रिक लाइट्स जो हैं वो आप ऑन रखिए, क्योंकि उनको कोई नुकसान नहीं देगा, लेकिन जो प्लग वाली चीज़ें हैं वो आपने प्लग उनके निकाल देने हैं। आगे आपका लाइटनिंग कंडक्टर। लाइटनिंग कंडक्टर क्या होता है, एक डिवाइस होती है जिसको यूज़ किया जाता है प्रोटेक्ट करने के लिए बिल्डिंग को किसके इफ़ेक्ट से, लाइटनिंग के इफ़ेक्ट से। एक मेटलिक रॉड जो लंबी होती है उसको यूज़ किया जाता है बिल्डिंग पे, उसको इंस्टॉल किया जाता है जो वॉल्स होती हैं बिल्डिंग की, जब कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, जब बिल्डिंग हम बना रहे होते हैं। तो उस टाइम पे क्या करते हैं हम, जो एक एंड होता है रॉड का उसे हम एयर में रखते हैं, जैसे कि यहाँ पे फिगर में दिखाया जा रहा है, और दूसरे को बिल्डिंग के अंदर ही फिट किया जाता है। राइट प्रोवाइड करती है रूट किसके लिए, ट्रांसफ़र इलेक्ट्रिक चार्ज का, वो सीधा कहाँ पे चला जाए, ग्राउंड में चला जाए। जो मेटल कॉलम जो यूज़ किए जाते हैं इस कंस्ट्रक्शन में, जैसे इलेक्ट्रिक वायर्स, आपके वाटर की पाइप्स जो बिल्डिंग में जिनका यूज़ किया जाता है, वो भी किसी हद तक उनमें भी क्या होता है, इससे करने से प्रोटेक्ट हो जाती हैं। लेकिन थंडरस्टॉर्म में आपने ऐसी चीज़ों को भी टच नहीं करना है। मेटल की चीज़ों को, इलेक्ट्रिक वायर्स को, वाटर की पाइप्स को टच ना ही करें तो बेस्ट होगा। ये आप फिगर में देख रही हैं, ये आपकी अर्थिंग ही की है। ये देखिए,
नीचे तक किया है, ये आपकी अर्थिंग है। ये आपका लाइटनिंग कंडक्टर है, इसे अर्थिंग की गई है। ये अर्थिंग इसलिए की जाती है कि प्रोटेक्ट किया जा सके बिल्डिंग को ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म या लाइटनिंग में। तो ये था आपका आज का टॉपिक लाइटनिंग। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक अर्थक्वेक के साथ। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।